सितम के कोहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पाँव तले हम महकूमों के पाँव तले। हेलो 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 खान साहब इजाजत है, जलसा शुरू करें। सासो ने इजाजत दे जी। नज़ार तिलावती कलामी पाक दफारा द खैबर पुख्तनख्वा मुदीर व बानी मौलाना इस्माइल शाकिर सलारज़ई से दरखास्त कोम शगी राशि और तिलावत कलामी पाक ना जलसे इफ्तिता होगी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. डीजल ददेना पस बा कौमी तराना प्ले कीगी कौमी तराना नेशनल सॉन्ग्स के बाद अभी मैं
शुक्रिया के लिए दावती खिताब दे रहा हूँ। दीर की शान है आप, दीर के आन है आप, हमारा MNA साहबजादा सबगतुल्लाह से। वो दिन के जिसका वादा है हम देखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं अपनी तरफ से दीर के गयूर अवाम की तरफ से कायदे इनक़िलाब जनाब इमरान खान साहब और खपल वज़ीर आला जनाब महमूद खान साहब, उनके साथ आए हुए मेहमान MPs, MNAs और जितने भी मेहमान यहाँ तशरीफ लाए हैं, दीरबाला के गयूर अवाम की तरफ से दीर के गैरतमंद और मेहमान नवाजों की सरजमीन पर मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, उनको वेलकम करता हूँ। बखैर राले हर कल राशई, हर कल राशई। कायदे इनक़िलाब दीर की सरजमीन, ये गैरतमंद पुख्तूनों की सरजमीन है। ये जमीन, ये हमेशा तहरीक आजादी के जितने भी तहरीकें चली है, ये इनका मरकज रहा है। दिरकोट कश्मीर में एक नाम है, वो हमारे कबाइल ने हिंदुओं से आजाद किया था। मैं अपनी तरफ से दीरबाला, दीरपाइन के गैरतमंद अवाम की तरफ से आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जब आप हुक्म करेंगे, इस इम्पोर्टेड हुकूमत, इस चोर हुकूमत, अमरीकी साजिश के तहत मुसल्लत हुकूमत को सिर्फ दीर के अवाम इनको खत्म करने के लिए काफी है। मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह पूरी दीर के अवाम आपके साथ है। आप हुक्म करें, हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत की ईंट से ईंट बुझा देंगे इंशाअल्लाह। यौसोत अबू सुनकुम खान से वापस वजीर आजम रावलू के नबे रावलू इम्पोर्टेड हुकूमत पर खत्म हो के नबे खत्म हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। पाकिस्तान का मतलब क्या? कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? तूलुगलूला, तूलुगलूला। तेरा मानना لأمني سيب د شکرین پس زوز هغه هستی تا دعوت ورکوم نر خټک پختون خټک، نر خټک پختون خټک، پرویز خان خټک. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ज़्यादा पक गई ना, पूरा पक गई। खामोश। मैं सबसे पहले दीर के अवाम को मुबारक भी देता हूँ और खुशी भी हुई। मुझे ऐसा लगता है कि आज सारा दीर निकल आया। और मैं खान साहब को कहता हूँ कि आपके जलसों के लिए ग्राउंड छोटे पड़ गए पाकिस्तान में, आपको और ग्राउंड बनाने पड़ेंगे। क्योंकि मैंने जितने जलसे देखे, जो जज्बा देखा, जो जोश देखा, जो आवाम का सैलाब देखा, तो पाकिस्तान में ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है जो आप फुल नहीं कर सकते। मैं आवाम को मुबारकबाद देता हूं कि आज आप खड़े हो गए एक ऐसे लीडर के साथ जिसके हाथ में मुल्क का मुस्तकबिल है। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ। पुख्तों की खबर होगी तो पता था
چې پاکستان سره څه وشول عمران خان حکومت ولې ختم شو ځکه چې دا ټول غله راغونډ شول او دوی دې قوم ته دا واده وکړه چې عمران خان ملک خراب کو ګرانی راله او مونږ ډېر کاروباري خلک یو مونږ دا ملک ښه کولی شو او راغونډ شول او د مونږ حکومت یې ختم کړو نن هغه تماشه تاسو وکتله د غلو هغه ډرامه تاسو وکتله تیل ګران ګیس ګران پټرول ګران خوراک ګران نو اخره پورې موږ به څه کوو دا خو عمران خان و دا یو عمران خان و یاره ډیزل نه څه غواړئ بس یې کړئ دا واحد لیډر و چې د قیمتونه کابو کړي وو ګرانی کمه کړې وه په موږ به ډېر سخت بوج و دنیا کې ګرانی وه په موږ الزامات و بیا هم هغه وخت کې کرونا وه نن نه کرونا شته نه څه مسله شته او روزانه ګرانی ده دې خلکو به وي چې choosers are not وایه څه مطلب دا دی چې خیراتیان چې کوم دي هغه خبرې اجازت نشته نو نه دا ملک چا خیراتي کړو دا هم دې لیډرانو خیراتي کړو او نن بیا خیرات غواړي نن بیا قرضونه غواړي دې بوج به په چا راځي دا بوج به مونږ ټول اوچتو دا کم ریټونه چې نن لاړل ما پرون عمران خان ته وې مهدا بلونه خو زم نشم ورکولی دا غریب خلک به څه کوي ډو په مصیبت کې وو ځکه دا ملک کله پورې چې د امریکې غلامي کوو کله پورې چې د هغوی ته مو سترګې ټیټي نو چې څه آرډر راته کوي هغه به منو خو واحد چې کله عمران خان را پاسېدو د امریکې خلاف یې اواز اوچت کو absolutely not وې نو یو مسله جوړه شوه ځکه په دې ملک کې چرته هم چا انګریزانو ته امریکایانو ته سترګې نه دي ښیلي که هر یو پارټي ده ټولو غلامي کړې ده نو عمران خان تاسو دپاره د امریکې خلاف ودرېدو د ګرانۍ خلاف ودرېدو او آینده مستقبل کې وعده کوي چې انشاءالله دا پاکستان به په ترقۍ باندې ځي دا ملک به کله پورې خیراتي کله پورې موږ په خپلو خپلو نه ودرو انشاءالله تاسو ودرېږئ عمران خان سره سپورټ وکئ ټول ملک یې وګرځئ چې دا لیډر راشي موږ ټول وعده کوو چې انشاءالله تعالی ټولو نه اول کار به دی چې د غلو نه به ملک صفا کوو چې کله غله ختم شي نو ملک به ترقي کوي زه تاسو شکریه ادا کوم یو وعده ناخلم چې تاسو عمران خان سره ولاړ یئ تشو نارو دپاره نه مکمل ورسره ولاړ یئ او چې عمران خان اسلام آباد بیا کالو کې راځئ به ما په سترګو کې ګورې کمپیوټر دی ما ټول وکتی اسنل ته پټ ګرځئ ملګرو ستاسو په درون استقبال کې ستاسو وزیر اعلی ستاسو خپل وزیر اعلی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی جناب محمود خان ته زه دعوت ورکوم ستاسو په درون استقبال کې چې راشي او تاسو ته مخاطب شي ورځ د اختر د خوشالو سندرې وایم وطن دې د پښتو د پښتنو سندرې وایم د پښتنو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ز
د خپل تقریر آغاز د پښتو د یو شعر نه کومه د هغې نه بعد به زه میډیا ته په اردو کې خبرې کوم بیا به تاسو سره پښتو کې خبرې کوم وی د غني خان بابا یو شعر دی وی فنکار ویل چې ښه فنکار یم خو ستار مې نشته فنکار ویل چې ښه فنکار یم خو ستار مې نشته ستار ویل چې ښه ستار یم خو فنکار مې نشته وی زه وطن ته په جړا شوم چې دا خوار ولې وی زه وطن ته په جړا شوم چې دا خوار ولې وطن ویل چې خوار نیم خو غمخوار مې نشته कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान का एक गमख्वार था और है वो जनाब इमरान खान है बाकी जितने भी हैं ये सारे लोटे हैं चोर हैं मैं आज मीडिया मैं सिर्फ मेरी एक बात सुन ले उसके बाद मैं फिर डीजल पे भी आ जाऊंगा सब पे बात कर लूंगा यहां पर मीडिया मौजूद है मैं इनके मौजूदगी का फायदा हासिल करना चाहूंगा और ये मैं इनको बताना चाहता हूं उनके जरिए कि मैंने जब ILF की कन्वेंशन पेशावर में हो रही थी तो मैंने कहा था कि मैं फोर्स के साथ आऊंगा तो मैंने इस बात से इंपोर्टेड गवर्नमेंट की टांग काम पे टांगने लगी थी सिर्फ एक बात से तो मैं मीडिया की वसादत से उनको बताना चाहता हूं कि जो मेरी फोर्स है वो मेरे सामने खड़ी है मेरी आवाम है और ये मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये अपने कैमरे घूम के ये दिखा दे इंपोर्टेड गवर्नमेंट को कि मेरी जो फोर्स है वो मेरी आवाम है मेरे सामने खड़ी है खैबर पुख्तूनख्वा की गयूर आवाम गैरतमंद आवाम मेरे साथ खड़ी है मेरे कप्तान के साथ खड़ी है जब भी कप्तान ने कॉल की ये आवाम हम साथ लेके इंशाल्लाह जाएंगे और अपना हक छीन के लाएंगे मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूं कि इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट की 50 दिन का कारनामा आपके सामने रखना चाहूंगा अगर आप देख ले इनके 50 दिन पूरे हो चुके हैं और कारनामे इनके ये है पेट्रोल 150 से 210 रुपए डीजल 145 से 205 रुपए घी 380 से 555 रुपए कुकिंग ऑयल 400 से 606 रुपए और लोड शेडिंग 16 घंटे से 20 घंटे तक लोड शेडिंग और बिजली की कीमत 14 रुपए उन्होंने पर यूनिट इन 50 महीनों में ज्यादा किए तो ये इस इंपोर्टेड के 50 दिन के कारनामे है और साथ ही साथ सेहत कार्ड बंद लंगर खाने बंद पनागाहें बंद कर्जों की स्कीम बंद एहसास प्रोग्राम बंद और जब खान साहब हुकूमत छोड़ के जा रहे थे तो 22 अरब डॉलर खजाने में मौजूद थे अब 9 अरब डॉलर पे आ गए हैं तो ये इनके 50 दिनों के कारनामे हैं खैबर पुख्तूनख्वा में सेहत इंसाफ कार्ड आप लोगों के लिए जारी रहेगा हमने कानून साजी कर ली है किसी माई का बाप भी इसको खत्म नहीं कर सकता इसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए 1 जुलाई से इंसाफ फूड कार्ड ला रहा हूं जो खान साहब ने 14,000 रुपए लोगों को देने थे अब ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट 2,000 रुपए पे आ गई ये भिखारी हुकूमत ये कौम भिखारी नहीं है कि तुम्हारे 2,000 के हाथ वो पहलाने सामने हाथ पहलाए और इसके अलावा मैंने 35% कट ऑयल पे लगा दिया पेट्रोल डीजल पे लगा दिया जो सरकारी लोग हैं उसके 35% पेट्रोल मैंने काट दिए हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये पैसे हम अपने अवाम पे लगाएं और इसके साथ साथ मैं मीडिया को बताना चाहूंगा कि इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने एक्स फाटा
कबायली इलाका जात के जो 60 अरब रुपए खान साहब ने रखे हुए थे वो 40 बिलियन पे आ गए। तो क्या ये पुख्तूनों के साथ और खैबर पुख्तूनख्वा के साथ दुश्मनी नहीं है कि नहीं है? फाटा के लोगों ने कुर्बानियां दी थी इस मुल्क के लिए और ये उनके बजट पे भी उन्होंने कट लगा दिया। जमारुड़ो आखिर के पुख्तों के बहुत वदरे खबर सरवकम खबर खबर बशाट को मजे खान से दागे इंतजार कोई खान से बराजी कोमा चेगोरा और डीजल ची देगा पपड़स्तन के पट शेर है अगर नकारी अगर वसने राउजी इस सुकुम नशिरावत है पल मखकुम तनशिखो है जगह तो दे मुल्क से रकम कारों को दाखु दुश्मनम द मुल्क सरदा कार न कई कम चीज़ इंपोर्टेड गवर्नमेंट दी हुकूमत सरदा कारों को नु डीजल नन सबा पपड़स्तन की पटशे दे होता से बेरा उबा से जिसवा सर कोई सा सुखपला मर्जी दा पाखिरा के ये उस्तासो दवाड़े द डिस्ट्रिक्ट खबर आवा और द कारो दरे द तहसील खबर आवा आगा मंजूर दा इंशाअल्लाह चीज़ बला पे लराजमा नुज़ान सर बाटी से एसपी रावला माता सर बे प्रेदा मदलते इंशाअल्लाह उल अजीज पाखिर के यो जान मनना खुशाला से आबाद हो से पाकिस्तान जिंदाबाद। यारा ना बिजली रेस्टन से डाले कुशा यारा का कुशा है बिजली वाला हे कुशा बिजली पर आशी मड़ा कुशा और तासु टोलो ته درخواست کوم چې دا سپیکر لګی دا کوي خان سے په تقریر کوي یو هم دغه ور کوي خیر دی لګه گزارو کوي چې आवाजونه بنور کوي وستاسو په منځ کې نور خایل کیږي نو او هغه هستی را غواړو د چا لپاره چې دا پندال جوړ شوی دی پاکستان کی شان ہے ہپ पाकिस्तान की आन है आप पाकिस्तान की पहचान है आप पाकिस्तान की जान है आप पाकिस्तान की इमरान खान है आप इमरान खान से हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे हम देखेंगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। महमूद खान वज़ीर आला पख्तूनख्वा, मैं सबसे पहले आज आपसे अपील करता हूं कि एक बड़ा स्टेडियम बनाए दीर के लोगों के लिए। मुझे ये दरख्तों पे लोग, छतों पे लोग, सारी जगह लोग जो खड़े हैं, मुझे पता है पहाड़ी इलाका है, पता है पहाड़ी इलाका है, लेकिन कोई ना कोई जगह ढूंढ के पहाड़ी के ऊपर बुलडोजर चला के एक बड़ा सा स्टेडियम बनाएं ताकि नौजवान खेल सके। यहां हमारी पॉलिसी है कि अपने नौजवानों के लिए सारे पाकिस्तान में ग्राउंडें बनाई जाए, खेलों की ग्राउंडें बनाई जाए और कम से कम हर बड़े शहर में 2 या 3 बड़े स्टेडियम बनाए जाएं ताकि हमारी नौजवान आबादी खेल भी सके, क्रिकेटर्स निकल सके, हॉकी प्लेयर निकल सके और तहरीक इंसाफ अपने जलसे भी कर सके। अच्छा जी, दीर के और सारे मुझे नौजवान नजर आ रहे हैं, थोड़े से मेरी तरह के बुजुर्ग भी नजर आ रहे हैं।
बच्चे भी नजर आ रहे हैं। मैंने हमारा सुने 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 वो दिल के जिसका मैंने दीर सुनो, हमने हमारा प्रोग्राम इधर जलसे का 4:30 बजे थे। हमने यहां 4:30 बजे आना था, लेकिन यहां से खबर आई कि 2:30 बजे ही सारी ग्राउंड फुल हो गई है। तो ये एक अल्लाह का करम है कि दोपहर की गर्मी और सारी ग्राउंड भरी हुई और लोग जुड़े खड़े, ये शो करता है, ये इससे वाज़ेह होता है कि सारा पाकिस्तान आज एक आवाज लगा रहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत। अब नौजवानों सुनना मेरे से, आपको पहले बता दूं कि ये साजिश थी क्या। गौर से सुनना, आगे चुप सुनना, क्योंकि मेरा काम है अपने पाकिस्तानियों को शऊर देना, अपने मुल्क को इसकी दिफा के लिए, राय हक के लिए, इंसाफ के लिए, अपनी कौम के लिए। मैं चाहता हूं कि हमारा नौजवान अपनी कौम के लिए खड़ा हो और कभी किसी की गुलामी कबूल ना करे। हम नौजवानों, ये जब पाकिस्तान बना था, मेरे वालिदैन उन्होंने तहरीक पाकिस्तान में शिरकत की थी और सबको पता है कि जो तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था, वो तहरीक पाकिस्तान और करारदाद पाकिस्तान से हमने लिया था। तो पाकिस्तान बनने का नारा था, जिस तरह भी कहा गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, मेरा तेरा रिश्ता क्या, यानी बलोचिस्तान, पुराना कबाली इलाका, पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, हमारा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह है। ये हमें इकट्ठा रखता है, ये सारे पाकिस्तान को इकट्ठा रखता है। जो मुसलमान हिंदुस्तान में थे और जो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, उन्होंने भी पाकिस्तान को वोट दी, क्योंकि वो भी उनका हमारे से रिश्ता था, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो नौजवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करना एक बड़ा बोझ है, आसान नहीं है। जब आप अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, नौजवानों, ये बड़ा दावा है। ये एक छोटे इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, इंसान में गैरत दे देता है, इंसान को पर लगा देता है, इकबाल का शाहीन बन जाता है। एक इंसान जो जमीन पे रींग रहा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह जब उसके दिल में आता है तो वो परवाज कर जाता है। तो इसलिए, और नौजवानों ये गौर से मेरी बात सुने, वो पाकिस्तानी हूं जिसने सारी दुनिया देखी है। इस नतीजे पे शुरू में नहीं मैं आया, मैं अपने तजर्बे से इस फैसले पे आया हूं कि जब तक हम अपने नजरिए पे नहीं उतरेंगे, जब तक पाकिस्तान जिस नजरिए पे ये बना था, हम वापस उस नजरिए पे नहीं जाएंगे,
हम कभी वो कौम नहीं बन सकते जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी। इस्लामी फलाही रियासत, एक मिसाली रियासत जिसके लिए हमारे अजीम लीडर कायदे आजम ने जद्दोजहद की थी। इसलिए ये जो अमरीकी साजिश और अमरीकी साजिश के साथ इस्राएली और हिंदुस्तान की साजिश, इन तीनों ने मिलकर साजिश की। इन्होंने मिलकर बूट पॉलिश करने वाला चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। उसको इसलिए नहीं लेके आए कि उसमें कोई काबिलियत थी, उसको इसलिए लेके आए कि जो हुक्म इसके आका करेंगे, जिनके ये बूट पॉलिश करता है, ये सारे हुक्म मानेगा। और पहला आपके सामने जो इसने हुक्म लिया आईएमएफ से, जिसके पीछे अमेरिका, पहला हुक्म लिया कि इस मुल्क में वो महंगाई की जो इस मुल्क की तारीख में जिसमें भी इंसानियत हो वो कभी नहीं कर सकता था। 60 रुपए कीमत बढ़ा दी पेट्रोल की, और फजल रहमान की भी 60% कीमत बढ़ा दी। डीजल को जब पता चला कि उसकी कीमत 60 रुपए बढ़ गई, वो उम्रा करने चला गया। उसने कहा पाकिस्तान से भागो। पहले ही डीजल की आवाजें लग रही थी, अब वो पब्लिक में कैसे जाएगा? वो उम्रा करने चला गया, और उम्रा करने भी भेस बदल के गया, क्योंकि मुझे शक है कि वहां भी लोगों ने देख लिया तो वहां भी डीजल की आवाजें लग जाएंगी। हालांकि हम उन मुकद्दस जगहों में ये कहते हैं कि कभी किसी पे आवाज ना लगे, लेकिन सुने, खामोशी सुने जरा। अब हमारी जब हुकूमत थी, हमें भी आईएमएफ ने जोर लगाया कि डीजल और पेट्रोल बढ़ा दो, बिजली बढ़ा दो। हमारे ऊपर भी प्रेशर था, लेकिन इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है, और उसके दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो किसी के सामने नहीं झुकता, किसी से खौफजदा नहीं। जो मैं चाहता हूं, नौजवानों, मैं चाहता हूं आप सब ये हो, कभी आपने किसी के सामने नहीं झुकना, क्योंकि ये शिर्क है। ला इलाहा इल्लल्लाह आपको गैरत देता है। और जब आईएमएफ ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला तो हमें कहा कि 10 रुपए पेट्रोल की और फजल रहमान की कीमत बढ़ा दो, तो हमने 10 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत कम कर दी, और बिजली की कीमत 4 रुपए यूनिट कम की। हमने क्यों की? क्योंकि हमें पता था कि आलमी महंगाई है, सारी दुनिया में महंगाई आई हुई है, तो हम अपने लोगों को इस महंगाई से बचाएं। हमने और जगह से पैसे खींचे, हमने कोशिश की कि और जगह से अपना पेट काट के कम से कम हम अपने लोगों के ऊपर डीजल और पेट्रोल का इसलिए बोझ ना डालें, क्योंकि जब डीजल, पेट्रोल और बिजली जब ये महंगे होते हैं तो सारी चीजें महंगी हो जाती हैं, घरों में मुश्किल पड़ जाती है। तनख्वाहदार तबके का महीने का खर्चा वो निकाल नहीं सकता अपनी तनख्वाहों से, गरीब हो जाता है। जो रिक्शा चलाता है, जो मजदूरी करता है, जब वो तंदूर पे जाता है तो गैस से रोटी नान बनता है, तो वो सारी चीजें महंगी हो जाती है।
आपकी ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, स्कूल की फीस महंगी हो जाती है। इसलिए हमने रोका हुआ था अपने लोगों को बचाने के लिए, और हम कोशिश कर रहे थे कि अपने मुल्क की दौलत में इजाफा करें। हम कोशिश कर रहे थे कि अपने मुल्क की दौलत में इजाफा और मुल्क की आमदनी में इजाफा हो, ताकि हम कहीं और से पैसे जमा करके लोगों का बोझ कम करें। हमने अपने दौर में, दीर के लोगों ये सुन लो, पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया, सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। वो टैक्स की वजह से हमने कोशिश की कि उसमें से टैक्स जाए आपके ऊपर, पेट्रोल और डीजल की कीमत कम रहे आपको बचाने के लिए। तो आमदनी उठाई, पाकिस्तान में 6% हमारी आमदनी में इजाफा हुआ। अपनी ये जरा सुने, हमारे दौर में हम जब आए थे 1680 औसत आमदनी थी। हमारे 3.5 साल के बाद 26,000 फिर से मैं बताता हूं, हम जब आए थे 16,180 औसत आमदनी थी, यानी अमीर गरीब के मिला के जो औसत आमदनी है वो 16,180 थी। हमारे 3.5 साल के बाद 26,300 औसत आमदनी हुई, 62% ऊपर गई, 62% ऊपर गई। कौम की दौलत की बढ़ाने की कोशिश की और उधर से फिर टैक्स ज्यादा इकट्ठे किए और उससे कोशिश की कि अवाम के ऊपर बोझ कम हो। हेल्थ कार्ड लेके आए कि हर खानदान के पास 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हो, किसी भी अस्पताल में अपना इलाज करवा सके। एहसास के प्रोग्राम लेके आए, कामयाब पाकिस्तान के गरीबों को सूद के बगैर कर्जे दिए जाएं, बिजनेस के लिए, किसानों के लिए। सारी कोशिश की कि मुल्क में अपने लोगों के, अवाम के ऊपर बोझ कम किया जाए, नीचे से तबके को ऊपर उठाया जाए। और मुझे खुशी ये थी, दीर के लोगों सुनो, हमारे दौर में सारे बर्रे सगीर में जिस मुल्क ने सबसे ज्यादा रोजगार दिया वो पाकिस्तान था। तो हमने क्यों ये कोशिश की? क्योंकि हमारे ना इमरान खान के पैसे बाहर पड़े हैं, ना इसकी दौलत बाहर है, ना इसकी बिजनेस बाहर है, ना इसके कारखाने बाहर हैं। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। लेकिन इंपोर्टेड हुकूमत के सरबराह आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इन सारों के दौलत मुल्क से बाहर पड़ी है, इनके पैसे चोरी के मुल्क से बाहर पड़े हैं। जो लोहे अदल पे लिखा है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। सो आज रात को एक और तोहफा दिया इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। पहले पेट्रोल और डीजल 60 रुपए लीटर बढ़ा दिया, अब रात के अंधेरे में 45% गैस की कीमत बढ़ा दी। 45% गैस की कीमत बढ़ा दी। सितम के कोहे गरा अब दीर के लोगों जरा आराम से और सामने खड़े हो, मेरी बात सुनना, शोर नहीं करना।
क्योंकि मैंने नौजवानों को जब मौका पता नहीं अगला आपके सामने कब आता है बात करने का, मैं चाहता हूं कि आप आज समझ जाएं कि पाकिस्तान से क्या साजिश हुई है। एक गवर्नमेंट जो अच्छी भली चल रही थी, जो हर तरह रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, आमदनी ऊपर तब जाती है जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं। रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स थी हमारी। मई के महीने में, पिछले महीने जब से इंपोर्टेड आई है, 10% हमारी एक्सपोर्ट्स नीचे गई हैं। हमारा टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड, हमारी 5 फसलों में 2 साल रिकॉर्ड हमारी फसलें बढ़ी, प्रोडक्शन हुई। हमारी आईटी जो टेक्नोलॉजी जो हमारा मुस्तकबिल है, उसमें हमने 75% इंक्रीज की, वो बढ़ी। तो मैं अब आपके सामने पूछता हूं कि ये गवर्नमेंट गिराई क्यों? जब ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट्स गिरती थी, करप्शन पे गिरती थी, करप्शन पे निकाली जाती थी। ये गवर्नमेंट को इन्होंने कहा कि हमने महंगाई के ऊपर गिराई है। ये बिलावल भुट्टो मार्च, उसने कोई मार्च की इस्लामाबाद, महंगाई मार्च, तो वो महंगाई और ये 30 दिन में जो महंगाई हुई है, जो हमारे 3.5 साल में सारी कौम के सामने है, ये महंगाई की वजह से गवर्नमेंट नहीं गिराई गई। ये गवर्नमेंट साजिश के तहत गिराई गई ताकि ये अमेरिका के पुतलों को ऊपर बैठाया जाए। जो हिंदुस्तान से शरीफ खानदान के ताल्लुकात हैं, ये उनके लोग यहां लाए जाएं। जो कि इस्राइल में पहली दफा पाकिस्तान के लोग भेजे हैं, जिसमें एक सरकारी इदारे में काम करता है वो भी गया है। ये सारी कोशिश ये है कि जो एजेंडा हिंदुस्तान, इस्राइल और अमेरिका का है, वो पाकिस्तान पे नाफिज किया जाए और पाकिस्तान को एक गुलाम बनाया जाए। इसलिए नौजवानों, मैं आप सबके पास आया हूं। आपने सबने मेरे साथ चलना है। हमने किसी सूरत ये गुलामी तस्लीम नहीं करनी। जान से प्यारा है, इसका एक जरा हमें जान से प्यारा है। ये देश हमारा है। मैं सुने जरा, खामोशी। महमूद खान ने आपको बताया कि इनके 2 महीने में कीमतें कितनी बढ़ी। मैं जरा सिर्फ आपको अब गिना दूं कि आटे की कीमत, सुनते जाए जरा। आटा 38% बढ़ा, 38%। गोश्त, बड़ा गोश्त 20% बढ़ा। चावल 41% बढ़े। ये सिर्फ 30 दिन में है। चिकन, मुर्गी, जो कि वो हमजा शरीफ की मुर्गी का कारोबार है, वो 62% मुर्गी का कीमत बढ़ी, जिसको हमजा मुर्गी कहते हैं। घी 50% बढ़ा। दालें, मसरूर की और दूसरी 21 और 22% बढ़ी। ये आम आदमी खाता है, ये आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ रहा है। प्याज 30% कीमत बढ़ी। और अंडे, ये भी उसको फायदा हो रहा है हमजा शरीफ को, वो 24% बढ़े। तो मैं ये अच्छा सुन, अच्छा अभी शहबाज शरीफ आज आपने सुने तो से सुने,
ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। देखिए, पहले मैं शहबाज शरीफ की बात कर लूं। आजकल उसकी आपने शक्ल गौर से देखी है, बहुत घबराया हुआ है, शक्ल पे अजीब सा खौफ आया हुआ है। कहता मुझे पता ही नहीं था कि क्या बारूद की सुरंगें बनाई हुई हैं। शहबाज शरीफ, मैं तुम्हारे से एक सवाल पूछता हूं अपने दीर के नौजवानों के सामने कि शहबाज शरीफ, अगर आपसे हुकूमत नहीं होती थी तो यह साजिश की क्यों? आज कह रहे हैं जी बड़ी मुश्किल हालात है तो ना साजिश करते। आज कह रहे हैं जी इमरान खान की वजह से सब कुछ हुआ तो इमरान खान को रहने देते। फिर तो जिम्मेदारी मेरी होनी थी। अगर इतनी साजिश करके बूट पॉलिश करके और अपनी शक्ल बूट के अंदर देख के इतने जबरदस्त तरीके से बूट पॉलिश करके अब इक्तदार में आ गए हो तो अब जिम्मेदारी लो। हम जब आए थे, जो तुम्हारी हुकूमत गई थी, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, सबसे ज्यादा बिजली का खसारा था, जिसको गर्जी कर्जा कहते हैं, सर्कुलर डेट, सबसे बड़ा था। आपने हमारे ऊपर इतने बड़े बारूदी सुरंगें बना के छोड़ के गए थे, लेकिन हमने अपने मुल्क को उठा लिया, मुश्किल से निकाल लिया। अब तुम्हारा काम है, साजिश की है, अब जरा ठीक करके दिखाओ, बजाय इधर उधर ना भागो, तुर्की ना जाओ, अभी यहां बैठ के काम करो। ये बजाय काम करने के कहते जी शहबाज शरीफ सुबह 7 बजे काम पे पहुंच जाता है, तो 7 बजे अगर काम पे पहुंच जाता है तो ये जो उसने अवाम का माशी कत्ल, जो महंगाई के समुद्र में अवाम को डुबो दिया है, क्या 7 बजे ये करने आता है ऑफिस? बड़ा हम सुनते थे, बड़ा जी शहबाज शरीफ जबरदस्त काम करता है। शहबाज शरीफ का काम सिर्फ इश्तिहारों में होता था, हर इश्तिहार के अंदर शहबाज शरीफ की शक्लें। असल काम अब पता चलेगा कि हमने एक मुल्क जिसका दिवालिया निकाला हुआ था तुमने, उसको उठा के हम ऊपर लेके गए। जब से तुम आए हो मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। आज जो बाहर के इदारे हैं जो मुल्क की माशियत के ऊपर बात करते हैं, ब्लूमबर्ग, मूडीज, जिसने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग माइनस कर दी है, आज वो इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की माशियत एक नीचे जा रही है तेजी से। आज वो बाहर के इदारे कह रहे हैं महंगाई के अलावा हमारा रुपया गिर रहा है, 200 रुपए पे डॉलर पहुंच गया है। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जिसकी वजह से रुपए को रखते हैं वो नीचे गिर गए हैं। आज जो हमारी माइशत है वो उधर जा रही है कि मुल्क को खतरा है। हमने जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई थी पहली दफा पाकिस्तान में, उसने कहा उसके मुताबिक सारों से जब हमने बात करके बनाई थी तो उस पॉलिसी के मुताबिक सिर्फ फौज मुल्क को नहीं हिफाजत कर सकती जब तक आपकी माइशत भी मजबूत ना हो। यह नेशनल सिक्योरिटी का इशू है। जिस तरह माइशत कमजोर होगी हमारी सिक्योरिटी कमजोर होगी। जिस तरह सोवियत यूनियन की मिसाल है कि सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिका के साथ फौज थी, लेकिन जब उसकी माइशत गई तो वो टूट गया। हमारे सामने लेबनान, दुबई की जगह एक वक्त पे सारे दुनिया लेबनान जाती थी दुबई की जगह।
आज लेबनान, आज वो मुल्क बैंकरप्ट हो गया, 60% आबादी उसकी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई। तो मुल्क, अगर हम आज मेरी तरह के लीडर ना बताएं कि मुल्क किधर जा रहा है, हम अपने मुल्क से ज्यादती करेंगे। ये इस तरह है कि जिस तरह बाप आप अपने बेटे को कहता है कि अगर तुम ये रास्ता इख्तियार करोगे तुम अपनी तबाही का रास्ता ले रहे हो। हमारा भी काम है ये बताना कि जो ये इंपोर्टेड हुकूमत एक साजिश के जरिए इस मुल्क पे मुसल्लत की गई है, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रही है। 2 महीने के अंदर इन्होंने मुल्क की सारी माइशत भी नीचे और अवाम को भी कुचल दिया है। और इसलिए सवाल ये होता है, हम सवाल पूछते हैं अपने न्यूट्रल से कि आपका काम सिर्फ, जब आपका काम मुल्क की दफा करना है और जब पता चला कि ये मरासला आया, अमरीकनों ने, ये डोनाल्ड लू ने हमारे एम्बेसडर को खत लिखा और मीटिंग में, नहीं खत नहीं लिखा, मीटिंग में कहा कि इमरान खान को निकालो नहीं तो मुल्क को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुमने इसको अदम एतमाद में निकाल दिया तो हम तुम्हें माफ कर देंगे। ये जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रखा गया तो सारी हमारी क्यादत थी वहां, फॉरेन ऑफिस, अस्करी क्यादत, पॉलिटिकल क्यादत, सब बैठे थे। तो जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने यह कह दिया कि मुदाखलत हुई है, बैरूनी मुदाखलत हुई है और अमेरिका की मजम्मत की गई, डिमार्च किया गया, तो फिर क्या हमारी, जिनका काम है मुल्क की दिफा करना, क्या उनका काम नहीं था कि इस मुदाखलत के खिलाफ पूरी कोशिश करते, रोकते, बजाय न्यूट्रल रहने के? क्योंकि आज नुकसान तो पाकिस्तान को हो रहा है, आज हमारा मुल्क मुश्किल में है। यह साजिश के तहत जो हुकूमत आई है इसने हमारे मुल्क का मुस्तकबिल अंधेरे में कर दिया, और इसलिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है इससे निकलने का, और वो है साफ और शफाफ इलेक्शन। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दीर, आप तैयार हो? इलेक्शन के लिए तैयार हो? सारा पाकिस्तान इलेक्शन के लिए तैयार है। सारा पाकिस्तान चाहता है कि ये जो बाहर से इंपोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत की है, इससे सिर्फ एक तरीके से पाकिस्तान को निजात हासिल मिल सकती है कि पाकिस्तान के लोगों को फैसला करने दो कि वो किस किस्म की गवर्नमेंट चाहते हैं। ये पाकिस्तान अवाम फैसला करे, ये वॉशिंगटन या इस्राइल में या हिंदुस्तान ये हमारा फैसला ना करे मुस्तकबिल का। हाथ खड़ा करके बताएं आप इसके साथ हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा जी, सारी कौम की ये आवाज है, सारा मुल्क ये चाहता है कि इस मुल्क में अवाम की राय से हुकूमत बनाई जाए, कोई भी बाहर से हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong. अच्छा दीर, आखिर में सुने, मेरी दीर के नौजवानों, मेरी कोशिश है कि मैं अपने नौजवानों की तरबियत भी करता जाऊं। दुनिया की तारीख सुने जरा, दुनिया की तारीख एक चीज बताती है, जो अल्लाह हमें कुरान में कहता है,
अल्लाह कहता है मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें बर्बाद हुई, कितनी कौमें बर्बाद हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। अल्लाह का हुक्म है राय हक का, इंसाफ का। जो कौम जुल्म का मुकाबला नहीं करती, जो कौम जुल्म के बुत के सामने झुक जाती है, जो कौम इंसाफ के लिए नहीं खड़ी होती, अल्लाह उसको खत्म कर देता है और नई कौम ले आता है। कुरान की आयत है कि मैं किसी और कौम से तब्दील कर देता हूं। तो पाकिस्तानियों ये याद रखें कि ये बड़ी मुश्किलों से पाकिस्तान मिला था हमें, लाखों जानों की कुर्बानियां थी, एक अजीम लीडर। हम खुशकिस्मत थे कि हमारे पास कायदे आजम जैसा लीडर था जिसने अपनी जान के ऊपर खेल के इस मुल्क को बनाया। हम बहुत खुशकिस्मत हैं। इसलिए इस कौम को बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इन चोरों और डाकुओं को जो मुसल्लत किया हमारे ऊपर, इनसे बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। ये शहबाज शरीफ जो कहता था कि जी बड़ा काबिल आदमी है, आज पता चल गया कि ये सिर्फ एक वजह से इख्तिदार में आया था, अपनी चोरी बचाने के लिए, करप्शन बचाने के लिए। 16 अरब रुपए के नैब में केस थे, FIA में, और 8 अरब रुपए इसके और इसके बच्चों के नैब में केस थे। 24 अरब रुपए के करप्शन के केस थे। केस पूरे हो चुके थे, इसको सजा मिलनी थी। इसको जब ये प्राइम मिनिस्टर का हल्फ लिया, उस दिन इसको और इसके बेटे को जो पंजाब का चीफ मिनिस्टर है, दोनों को FIA के केस में सजा होनी थी। इनकी पूरी कोशिश इख्तिदार में आने की वजह यह थी कि अपने करप्शन के केसेस से ये बचे। अब FIA के ऊपर बैठ गए और FIA के ऊपर इन्होंने तब्दीलियां की हैं, अपने ऑफिसर लेके आए हैं। शुक्र है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह केस उठाया है और ये आज सारा पाकिस्तान देख रहा है कि क्या इस मुल्क में सिर्फ छोटा चोर जेल में जाएगा, क्या बड़ा डाकू इस मुल्क में हमारा इंसाफ का निजाम पकड़ सकता है या नहीं पकड़ सकता। अभी तक हमारा इंसाफ का निजाम सिर्फ छोटे चोरों को पकड़ता है, बड़े डाकू नहीं पकड़े जाते। और ये भी नबी ने कह दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो कौम नहीं चल सकती जो सिर्फ छोटे चोरों को जेलों में डालती है और ताकतवर को नहीं पकड़ सकती। ये FIA का केस और नैब का केस, इनका ऐसा केस था कि अगर अभी कोई ताकतवर ना होता तो बड़ी 1 साल पहले जेल में होता, क्योंकि इनके पास ताकत थी, इनके पास कनेक्शन थे। ये बच गए और बचते गए हैं और साजिश के तहत इनको लाया इसलिए गया है कि करप्ट लोग कभी स्टैंड नहीं ले सकते, अपने मुल्क के मफादात के लिए नहीं खड़े हो सकते। और दूसरी काम ये कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके ये पूरे तैयारी कर रहे हैं अगर इलेक्शन धांधली से जीतने के लिए, क्योंकि अवाम के अंदर तो जब ये निकलते हैं तो 2 ही नारे होते हैं, चोर और दूसरा नारा चोर और गद्दार, 2 नारे हैं। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के ये धांधली की तैयारी कर रहे हैं। और तीसरी चीज, ये पूरा जुल्म, इन्होंने कभी भी हमने ऐसा जुल्म नहीं देखा जो हमने 25 और 26 की रात के बीच में जो इन्होंने हमारे मुल्क में पुलिस को जिस बेदर्दी से इस्तेमाल किया, वहां औरतें थे, बच्चे थे, जिस तरह टीयर गैसिंग की, लोगों के घरों में रात को पुलिस से जा के जिस तरह औरतें और बच्चों, जिधर औरतें बच्चे थे उनकी भी फिक्र,
चादर और चार दीवारी की, जिस तरह इन्होंने जिस तरह जुल्म किया, सारे पाकिस्तान ने देखा। अब ये कर क्या रहे हैं? पाकिस्तान में दहशत फैला रहे हैं, दहशत फैला के लोगों को डरा रहे हैं, खौफजदा कर रहे हैं कि लोग इनके सामने निकले ना। तो मेरे पाकिस्तानियों, मैं वो हमेशा कल भी बताया, आज भी कहता हूं कि कूफा के लोग जब हजरत इमाम हुसैन निकले तो कूफा के लोगों को पता था कि हजरत इमाम हुसैन राय हक पे हैं, सच्चे आदमी हैं, सबको पता था। लेकिन यजीद से डर के उन्होंने उनकी मदद नहीं की। यजीद के खौफ से, यजीद के जुल्म से डर के उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की मदद नहीं की। हमेशा कूफा के लोग पछताए, उसके बाद लोगों को, दुनिया ने उनको बुरा भला कहा, उन्होंने अपने आप को बुरा भला कहा कि हमने क्यों नहीं हजरत इमाम हुसैन की मदद की। हर दौर में दीर के लोगों, हर दौर में यजीद होते हैं। ये हैं इस दौर के यजीद। और आपको सबको मैं आज कह रहा हूं कि सारी कौम ने अगर अब हक और सच के साथ ना निकले और इन यजीदों से डर के, इनकी दहशत से डर के, खौफ के बुत के सामने झुक गए, तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी, जिस तरह तारीख ने कूफा के लोगों को कभी माफ नहीं किया। आपके आने वाले नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। मैं अपने सारे पाकिस्तान को कह रहा हूं कि यह वक्त है इनके सामने खड़ा होने का, इन डाकुओं के, चोरों के और अमरीकियों के नौकरों के, इनके खिलाफ खड़ा होने का यह वक्त है। और इंशाअल्लाह मैंने ये फैसला किया है कि ये मेरे मुल्क के लिए जहाद है। हर आखिर तक जाऊंगा इनका मुकाबला करने के लिए। आखिर तक जाऊंगा, जब तक मेरे में दम है इनका मुकाबला करूंगा। क्या आप भी सब हाथ खड़ा करके सारी जगह बताएं कि आप सब तैयार हैं? मेरे साथ निकलोगे आप सब? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, और जीत इंशाअल्लाह हमारी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।